वॉरियर्स, वेलकम टू जजी डिफेंस वॉरियर। मैं आपका अपना साथी अक्षय स्वागत करता हूं जजी डिफेंस वॉरियर में एक बार फिर से आपका। जी हाँ, बिल्कुल, हम हैं जजी डिफेंस वॉरियर आई कैन आई विल से, और हम बात कर रहे थे इस सेशन में एसएससी जीडी को लेकर हिस्ट्री के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल बात कर रहे थे हम हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो हमने पिछली वीडियो में देखा था वैदिक काल, बात करी थी हमने सिंधु घाटी सभ्यता की, या फिर जैसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। उसी सीरीज में अगर हम देखें तो हमने बिल्कुल बात की थी वैदिक काल की, वैदिक साहित्य की, मौर्य वंश की। जी हाँ, बिल्कुल हमने बात की थी। आज बात करेंगे मौर्य उत्तर काल की, कि आखिर मौर्य के काल के बाद क्या क्या हुआ था। जी हाँ, बात करें मौर्य की, हमने देखा था मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखा था, हमने देखा था बिंबिसार के बारे में, हमने देखा था अशोक के बारे में हमने जाना था। आज बात करेंगे मौर्य उत्तर काल की। जी हाँ, बिल्कुल जुड़ जाइए मेरे साथ, कर दीजिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और चलिएगा चलते हैं फिर से एक बार उसी ट्यून को लेकर आगे। जैसा कि 5-6 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी एसएससी जीडी के कंटेंट को रिलेटेड लेकर, तो आज हम जी हाँ बिल्कुल बात करेंगे उससे रिलेटेड ही। चलिएगा चलते हैं। वेलकम है बिल्कुल एक बार फिर से आपका। देखिएगा, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अभी, एक बार उड़ता ताबूत दुर्घटनाग्रस्त। देखिए यहाँ बाड़मेर में जो कि मिग-21 का अभी बात करें, राजस्थान में एक मिग-21 का हादसा जो हुआ था, तो देखिए मिग-21 के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसको रसिया ने बनाया था, लेकिन रशिया ने फिर बाद में इसको सप्लाई करना बंद कर दिया था, और इंडिया ने क्या किया, इसको अपग्रेड करके नए नए वेरिएंट इसका अपना रहा था। जो अभी का वेरिएंट है वो कौन सा है, वाइसन है। ठीक है, तो क्या हुआ था फिर, तो काफ़ी ज़्यादा इसका जो क्रैशिंग रेट है वो ज़्यादा हो गया, और इस चक्कर में इसको अब चेंज किया जा रहा है, बदला जा रहा है, इसको रिप्लेस किया जा रहा है। किसके द्वारा, एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसे कहा जाता है, उसने तेजस के द्वारा इसको 2025 तक इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो जी हाँ, बिल्कुल जानिएगा इसको उड़ता ताबूत नाम क्यों दिया गया आखिर। देखिए, बात करेंगे चरखे से चक्र तक का कैसे बना तिरंगा। जी हाँ, बिल्कुल बात करें तो 2 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने हर एक सोशल मीडिया अकाउंट पर तिरंगे का डीपी लगाने के लिए प्रधानमंत्री जी की अपील है, क्योंकि 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। तो जी हाँ, उसी से हमने बात की थी पिछली वीडियो में, चरखे से चक्र तक आखिर कैसा बना तिरंगा। और आगे आज हम बात करेंगे मौर्य उत्तर काल की। उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल के लिए। तो जी हाँ, बिल्कुल आज हम पढ़ेंगे मौर्य उत्तर काल के बारे में, तो जुड़ जाइए मेरे साथ, करते हैं बात। ठीक है, मौर्य उत्तर काल के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में जो था, यानी कि कोई बड़ा साम्राज्य जो था उस समय दृष्टिगोचर नहीं होता है, यानी कि कहने का मतलब उस टाइम पर कोई भी बड़ा साम्राज्य नहीं था। ठीक है, और मध्य एशिया से बात करें तो मध्य एशिया से काफ़ी ज़्यादा विदेशी आक्रमण हुए थे उस टाइम पर, और विदेशी आक्रमणकारियों ने क्या किया था कि एक बहुत बड़े से क्षेत्र पर अपना अधिकार जो था वो कायम कर लिया था। और फिर इनमें अगर बात करें कौन कौन से राज्य आते हैं, तो इनमें बात करें हिंद, यवन की बात करें, शक की बात करें, परथियाई की, या फिर बात करें कुषाण की, तो ये लोग इनमें प्रमुख थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणों की सहायता से भारत के एक बड़े क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, बात करें विदेशी तत्वों की, तो देखिए विदेशी तत्वों के समावेश के कारण जो हुआ था, ये काल जो है अनेक संदर्भों के मतलब नवाचार के काल के लिए सिद्ध हो गया था। काफ़ी ज़्यादा संदर्भ आए थे, नव विचार आए थे। बात करेंगे शुंग वंश की। जी हाँ, शुंग वंश की अगर बात करें तो देखिए अंतिम मौर्य सम्राट जो थे, बृहद्रथ की हत्या के बाद उनके सेनापति जो थे पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, 185 ईस्वी पूर्व शुंग वंश की स्थापना की थी, और शुंग शासकों ने क्या किया था, विदिशा में अपनी राजधानी स्थापित कर ली थी। ठीक है, पुष्यमित्र अगर शुंग की हम बात करते हैं तो उसने अपने पुरोहित और महाभाष्य के जो रचयिता थे पतंजलि की सहायता से 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। जी हाँ, मैंने आपके लिए पिछली वीडियो में बताया था कि अश्वमेध यज्ञ क्यों किया जाता है और उसका क्या पूरा प्रोसेस रहता है। आगे क्या अगर हम बात करें तो जो पुष्यमित्र जो शुंग ने भरतहूत स्तूप का निर्माण जो करवाया था, जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने भरतहूत स्तूप का निर्माण भी कराया था। बात करें आगे तो जो पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी था कौन था, वो अग्निमित्र नाम था उसका। उसने क्या किया था, जो कालिदास की एक रचना थी मालविकाग्नि मित्रम, इसी के आधार पर अपने जीवन पर, यानी कि कहने का मतलब है पुष्यमित्र जो था उसका एक उत्तराधिकारी था अग्निमित्र। अब बात करें जो कालिदास की रचना जो है मालविका अग्निमित्रम, वो इसी अग्निमित्र के जीवन पर आधारित एक नाट्य की रचना है। बात करें शुंग वंश की और, तो देखिए शुंग काल वंश में भागवत धर्म का उदय देखने के लिए मिलता है, विकास हुआ था बिल्कुल भागवत धर्म का। इसी टाइम पर वासुदेव विष्णु की उपासना हुई थी। यूनानी राजदूत जो थे हेलियोडोरस ने क्या किया था, विदिशा में गरुण स्तंभ स्थापित करवाया। जी हाँ, कहाँ पे, विदिशा में। शुंग वंश की आखिर में एक और पॉइंट को लेकर चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो माना जाता है। जी हाँ, बात करें अगर इसकी, तो शुंग वंश के अंतिम जो शासक थे देवभूति की हत्या करके उसके जो सचिव थे वासुदेव ने 75 ईस्वी पूर्व में अपने कर्ण राजवंश की नींव डाल दी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता रहेगा। अब इन जो भी जितने भी वंश आएंगे कि क्या होगा कि अपना
किसी को भी मार के जो उनका सचिव होगा वो अपना अपना नया राजवंश स्टार्ट कर लेगा। देखिए जैसे कि हमने बताया कर्ण वंश की शुरुआत हो गई थी। वासुदेव जो था वो इसका कर्ण वंश का संस्थापक था, क्योंकि वासुदेव पहले कौन था, पहले था वो शुंग वंश का सचिव, तो उसने उसकी हत्या करके अब कौन बन गया था, संस्थापक बन गया था कर्ण वंश का। और इस वंश के 4 शासक थे, कौन, वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण तथा सुमर्षण। ठीक है। 30 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ था, जो आंध्र भृत्यों हैं या फिर बात करें सातवाहन की, तो उन्होंने क्या किया था, इस वंश को उखाड़ फेंका था और एक नवीन ब्राह्मण वंश का आंध्र सातवाहन की नींव डाल दी थी। किसने, आंध्र भृत्य, जो सातवाहन के नाम से जाने जाते हैं। बात करेंगे आंध्र सातवाहन के बारे में। देखिए अंतिम कर्ण शासक जैसे थे सुमर्षण के बारे में अभी हमने बताया था, को हटाकर क्या हुआ था कि जो सिमुक थे उन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना कर दी थी। गौतमी के पुत्र जो थे सातकर्णी, उन्होंने क्या किया था कि इस वंश का जो थे वो सर्वाधिक महान शासक थे। कौन, गौतमी के पुत्र सातकर्णी। और उन्होंने स्वयं को क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला कहा था। उनका साम्राज्य जो था संभवतः उत्तर में मालवा से लेकर और दक्षिण में कर्नाटक की अगर बात करें तो वहाँ तक का विस्तृत साम्राज्य उनका माना जाता है। और अगर इसी सीरीज में हम देखें तो उसे पश्चिम का स्वामी कहा जाता था। ठीक है, किसे, गौतमी पुत्र सातकर्णी को क्या कहा जाता था, पश्चिम का स्वामी कहा जाता था। जी हाँ बिल्कुल। सातवाहन की अगर बात करें तो जो सातवाहन के शासक थे वो खुद को क्या कहते थे, खुद को वो ब्राह्मण मानते थे। आगे की अगर हम थोड़ी सी बात और देखें कि जो इस काल में जो थे वो तांबे एवं कांसे के अलावा शीशे के सिक्के भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो गए थे। जी हाँ, बात करें कि इनके इस काल के लोगों के लिए तांबे, कांसे और सिक्के भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थे। इस काल की आधिकारिक भाषा की अगर हम बात करते हैं तो जो है प्राकृत इसकी आधिकारिक भाषा है, ब्राह्मी लिपि है। और इसी वंश के जो प्रसिद्ध शासक थे हाल द्वारा प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की गई। यज्ञश्री सातकर्णी इस वंश का अंतिम महान शासक था। तो जी हाँ, हमने बात की बिल्कुल मौर्योत्तर काल के बारे में एक रैपिड फायर सेशन के तहत, जिसमें 7 मिनट में मौर्योत्तर काल कंप्लीट हो गए। जी हाँ बिल्कुल, 1-2 क्वेश्चन बनता है इसमें कि आखिर उसके बाद कौन कौन से बात करें तो शासक आए थे, कौन कौन से वंश आए थे। जी हाँ, हमने बात की आज कर्ण वंश के, हमने बात किया शुंग वंश के, हमने बात किया सातवाहन वंश की। जी हाँ, इसके बाद यही आए थे। और इसके बाद एक वंश और आया था जिसे चेदी वंश कहा जाता है, लेकिन उसका कोई ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रोल नहीं रह जाता है ऐसा चीज़ के सिलेबस को देखते हुए। तो जी हाँ, हमने बात की इस बारे में। अगली वीडियो में लेके आऊँगा मौर्योत्तर काल में, जो कि अभी मैंने पिछली वीडियो में आपके लिए बताया था कि हिंद और यवन जैसे काफ़ी ज़्यादा राज्य थे, हिंद, यवन, शक, पाथ्याय और जो कुषाण थे वो आ रखे थे, उनके बारे में अगली वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत वॉरियर्स।